On behalf of Sitwat Nabi from Delhi, I present to you the architect of her imagination. My father, Mr. Anisun Nabi, or Abbu as I affectionately call him, stands as a profound source of inspiration in my life. His journey as a writer is akin to that of a traveler on an endless odyssey through time, weaving narratives that transcend the boundaries of generations. From my earliest childhood memories, I recall being captivated by the enchanting worlds he conjured while tucking me into bed. Even today, I find myself immersed in the magical realms he has crafted, yearning to remain lost in the rich tapestry of his imagination. The impact of his writings is remarkable. He possesses a remarkable ability to articulate complex, nuanced realities through the simplest of paradoxes. This gift not only gives voice to one's innermost thoughts, but also exemplifies the true beauty of the naturalist he embodies. His words resonate deeply, reflecting the intricacies of life with clarity and grace. The creative legacy of an artist is indeed eternal, and my father's contributions to Urdu literature stand as a testament to this enduring power. His stories have touched countless hearts and minds, leaving an indelible mark on the literary landscape. I extend my warmest congratulations to Abbu on the publication of his latest work, Abad Kharabe, a milestone that marks another chapter in his illustrious journey as a storyteller. Thank you. इसम नासिर की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो पेश खिदमत है एक अफसाना जिसका उन्वान है वो। ये दूसरी किस्त है और आखिरी किस्त, जिसे हमने किताब आबाद खराबे से अखज़ किया है। अफसाना निगार हैं अनीसुन नबी। तो पेश खिदमत है वो की दूसरी किस्त। सुल्तान की नज़र कबीर पे पड़ी जो अपनी खिड़कियां बंद कर रहा था। क्या नाम है इसका बताएं ना, 5 साल बाद आज देख रही हूँ। सुल्तान अपने जहन पर जोर देने लगा। क्या जो नाम है इसका, खैर छोड़ो। तो फैली इसे घेरे हुए थे, उनमें ताबेदारी का मुकाबला हो रहा था। नारे बुलंद हो रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक साफ सुथरी सफ़ेद सी गाय लाई गई। कैमरामैन गाय और लीडर को शूट कर रहा था। नारों की गूंज से पूरा माहौल गुमाया हुआ था। वो नारे जिनका हाल से कोई ताल्लुक़ नहीं। औरतें श्रद्धा से गाय को प्रणाम कर रही हैं। लीडर को गाय की दुम की तरफ लाया जाता है। लाइव शूटिंग जारी है। पुलिस एहलकार लोगों को रास्ते से हटा रहे हैं। कैमरामैन फ्रेम सेट कर चुका है। विधायक गाय की दुम उठने की इंतज़ार में चौकन्ना होकर गाय के पीछे खड़ा है और अपने सफ़ेद कुर्ते पैजामे समेटकर दोनों हथेलियों को चुल्लू बनाकर गाय के उज़्वे मखसूस को अकीदत से देख रहा है। ये लीडर कर क्या रहा है? अपनी गांव माता के मूतने का इंतज़ार कर रहा है। या अल्लाह, ये आदमी गाय की मूत पिएगा? रज़िया ने मुंह बनाकर कहा, छी 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 छी। चुप, एकदम चुप। सुल्तान ने रज़िया को डांटा। हजारों साल की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को अपने श्रद्धा से आज के दौर में जिंदा कर रहा है, और तुम छी 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 कर रही हो।
ओके बब्बा ओके। मैं उसे अशरफुल मखलूक़ात समझ बैठी थी, सॉरी। लेकिन ये तो बताएं कि लीडर को क्या पता कि गाय अभी पेशाब करेगी। रज़िया की हैरत बढ़ी। वो अभी ही मूतेगी, ये कोई आम गाय नहीं है। डॉक्टर की हिदायत पर उसे चारा पानी दिया गया है और डॉक्टर ने इसके कार्य ख़ास का यही वक्त बताया होगा, वरना कयास की बुनियाद पर इतना बड़ा लीडर अपना वक्त बर्बाद क्यों करे। गाय दुम उठाती है। गाय का मालिक लीडर से कहता है, विधायक जी समय हो गया, सामने आइए। गाय की पेशाब छुराते हुए निकलती है। लीडर चुल्लू में पेशाब लेकर घटाघट पीने लगता है। तालियों और नारों से पूरी फिजा गूंजने लगती है। कैमरामैन एक्शन में आ जाता है। भीड़ तूफीलियों के ज़ोरदार नारों का साथ देती है। लीडर का चेहरा और कपड़े गाय के पेशाब से भर जाते हैं। पेशाब पीते ही लीडर आवाम का हाथ के इशारे से आवाम को हाथ के इशारे से आशीर्वाद देता है, मुस्कुराता है और इससे पहले कि तय हो जाए कार पे बैठकर जल्दी से चला जाता है। कार पर बैठते ही एक तुफैली को बोतल खोलने का ऑर्डर देता है। सारा बोतल हलक में उंडेल देता है। लीडर का सेक्रेटरी फख्र और एतमाद से कहता है, विधायक जी इस क्षेत्र की जीत अब निश्चित है। निश्चिंत होकर आराम करें, क्योंकि मूत पीकर अपोजिशन को आपने मात दे दी है। दूसरे दिन बाज़ार से सब्ज़ी लेकर जाते हुए सुल्तान की नज़र कबीर पे पड़ती है, जो पहाड़ी ढलान से उतरते हुए खासा फ्रेश नज़र आ रहा था। यूकलिप्टिक्स से घिरी हुई वादी का मंजर अहमद फराज की गज़ल जैसा लग रहा था। सुल्तान ने पूछा, कबीर साहब कल यहाँ का पूरा इलाका लीडर के जुलूस पे उमड़ पड़ा था, लेकिन मैंने घर की खिड़की बंद करते हुए देखा आपको। कबीर ने सवाल के जवाब में कहा, जी। सिर्फ जी? आप जवाब देना पसंद नहीं करते क्या? मैं सवाल भी पसंद नहीं करता। एनर्जी बर्बाद होती है। अक्लमंद हमेशा नतीजा खेज काम करते हैं। खामखा की बातचीत और मुबाहिसों से परहेज़ करते हैं। आप लोग अपने जहन पर जोर क्यों नहीं देते कि एक आदमी भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी खिड़की बंद क्यों कर लेता है? वही तो जानना चाहता हूँ, क्यों? सुल्तान इसरार करता है, मैं इस नई हवा का ही मुखालिफ हूँ, जो कुछ दिनों से हमारी फ़िज़ा को मुक़द्दर किए हुए है। इस हवा में बहुत सी धूल उड़ रही है। नज़रियात की धूल, तसव्वुरात की धूल, उम्मीदों की धूल। ऐसी धूल से बाग के फूल कुमला रहे हैं, मुरझा रहे हैं। जिधर देखता हूँ उधर बेअक्लों पर कम अक्लों का तसल्लुत नज़र आ रहा है। एक शोर है जो हर सू बरपा है। ऐसी हकीकत का तज़किरा हो रहा है जो कभी थी ही नहीं,
जो कभी पूरी हुई नहीं और होगी भी नहीं। लोग ऐसे ख्वाबों में उलझा दिए गए हैं जिनकी कोई ताबीर नहीं, और इस सच्चाई से चूक रहे हैं जो सदा से है और सदा रहेगी। प्रोग्रामिंग का जहर सबके दिमाग में सुरायत कर गया है। इसलिए मैं ऐसी ड्रामाई जमघटों में वक्त जैसा अनमोल असासा बर्बाद नहीं करता। वो सच्चाई है क्या? देखिए सुल्तान साहब, मुझे खामोश रहने दें। इन बातों का ना कोई हल है ना हासिल। आप लोगों को सिर्फ बातें करने का चस्का है। पूरी फिजा बातों से गूंज रही है, सिर्फ बातों से। प्लीज़ कहें कबीर साहब, शायद आपकी बातें फिजा के बजाय हमारे जहनों तक पहुँचे। वो सच है। आज जो है इसे देखें। इसे देखना, इससे जुड़ना जो नहीं है उसका तौ गले से उतार कर फेंकना, वो माजी का खप्त माजी है नहीं, माजी है नहीं, गुजर गया। लेकिन लोग माजी का दामन पकड़े हुए हैं। मिलावट भरा माजी, उसे किस शिद्दत से संभाले हुए हैं, जैसे हीरे जवाहरात। माजी राख है, लोग उसे ढो रहे हैं जैसे कोई लाशों को ढोए। मुस्तकबल की उम्मीद में उलझना दूसरी हमाकत है। शेख चुल्ली हो गए हैं सब। वो सोच रहे हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कितने ख्वाब फैलाते हैं, उनके जाल बुनते हैं। माजी जो गुजर गया कभी आएगा नहीं, मुस्तकबल जो अभी आया नहीं, लेकिन उन दो चक्कियों के बीच हाल का जो छोटा सा लम्हा है वो दबा जा रहा है। माजी और मुस्तकबल के दरमियान इंसान पिसा जा रहा है। माजी का दुख और मुस्तकबल के खौफ से जो आज़ाद हो गया वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। कबीर खामोश हो गया। सुल्तान उसके मज़ीद बोलने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन कबीर चला गया। कबीर कहता है, माजी भूल जाओ। माजी को कोई कैसे भूले? माजी तो नज़र आता है। वो किस माजी की बात कर रहा है? खबर खैर, पहली बार कबीर कुछ खुला तो कबीर के फ्लैट की मुरम्मत और रंग आमेज़ी देखकर पड़ोसी हैरत में थे और शाम को जब कीमती फर्नीचर गाड़ी से उतरे तो ब्रोकर आकाश, शहजादा और कई लोगों की आंखें चुंधिया गई। पूरे इलाके में कबीर की शाखर्ची के चर्चे फैल गए। शहजादा जो नस्लन गरीब और ताज़ा दम हासिद है,
उसने तो जुबान के सरपट घोड़े को बेलगाम कर दिया। मैं तो कहता हूँ ये आदमी कोई स्मगलर है, हो सकता है कोई हैकर हो। शहजादा की बहन रानी ने लुकमा दिया। बाबू राम चाय वाले ने मलका और प्रिंस को चाय देते हुए कहा, कुछ बात तो। कुछ बात तो है। बाजार में किसी चीज़ के भाव तो करता ही नहीं और देखने में लगता ही नहीं कि 50-55 का है। शहजादा बोल उठा, एक नंबर की कमाई में ऐसे ठाट बाट और चेहरे की चमक दमक तो मैंने कभी देखी नहीं। बाबू राम चाय वाला उसकी हिमायत में सर हिलाने लगा। शहजादा अखलाकी सतह पर अपने बाप से भी 2 कदम आगे था। उसका बाप शाहजहां सरकारी मुलाजिम था, लेकिन अपनी सारी आमदनी का गांजा पीने और पिलाने में उड़ा देता। बीवी तंगहाली से ज़बान खोलती तो कुत्तों की तरह उसे पीटता। खुद को अक्सर शानदार महसूस करता। अपने तसव्वुराती गुरूर की वजह से बच्चों के नाम भी उसने शानदार रखे, शहजादा, रानी और प्रिंस। लेकिन तीनों बस्ती वालों के लिए वबाले जान बने हुए थे। एक दिन प्रिंस ने सन्नाटा देखकर कबीर के घर पर घुसने की कोशिश की तो उसे दरवाजे के करंट के झटके लगे। शहजादा ने शहजादी और मलका के साथ कबीर के दरवाजे पे हंगामा शुरू कर दिया। कबीर ने दरवाज़ा खोला। उसके हाथ पे पिस्तौल देखकर तीनों सर पर पाँव रखकर भाग खड़े हुए। दूसरे दिन शहजादा के साथ पुलिस इंस्पेक्टर आया और लाइसेंस के कागजात देकर कबीर से हाथ मिलाकर चला गया। उसके बाद पूरे इलाके में बात फैल गई, कबीर के पास पिस्तौल है। चोर उचक्कों के अलावा पेशावर चंदाबाजों की टोली भी कबीर के दरवाजे से दूर रहने लगी। कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन कबीर के मुतालिक किसी को कुछ पता न चला। सबसे ज़्यादा उलझन थी रज़िया को, क्योंकि कबीर की जासूसी पूरी यकसुई से वो कर रही थी। टीवी ड्रामों में कटौती करके ज़्यादातर बालकोनी में बैठी रहती। रज़िया को बालकोनी में देखकर सुल्तान ने पूछा, आज वो नज़र आया? अभी शाम की सैर को निकलेगा, वक्त का पाबंद है। वो देखिए निकला है, 5 घंटे बाद अपने घर वापस आ जाएगा। देख रहे हैं सत? देख रहे हैं सत? लगभग आप ही की उम्र का होगा। पेट अंदर, सीना बाहर, और एक आप हैं, तोंद के बोझ से हाँफते रहते हैं। अरे यार, उसकी और मेरी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क है। मैं हर तरह की जिम्मेदारी से दबा हुआ और वो हर जिम्मेदारी से आज़ाद। 24 घंटे एयर कंडीशन रूम में रहता है। दुनिया की हर नेमत उस ऑनलाइन उसके घर पहुंच जाती। हाँ, ये बात तो आपकी दुरुस्त है। रज़िया इसके मुतालिक बात करने के मूड में थी। दौलतमंद होने के अलावा शरीफ भी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की वजह अहमदी आपा के शौहर के ज़रिया अल्लाह रखी उसके घर खाना पकाने का काम करती है। कौन अल्लाह रखी? कौन?
अल्लाह रखी कौन? अरे वही तलाकशुदा अल्लाह रखी, जिसे मीठी आंखों से आप भी देखा करते हैं।